ये मेज अक्षय खुराना के लिए है, आप यहाँ नहीं बैठ सकती। वेटर ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया। हमारी छोड़ो, तुम बस हमारा खाना लाओ। तुम्हारे उस अक्षय खुराना को मैं खुद देख लूंगी। संजना ने बड़ी बेपरवाही और टसन से वहां बैठते हुए कहा। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि अक्षय खुराना को अपनी बिजनेस मीटिंग्स के दौरान जरा सा भी दखल या रुकावट बर्दाश्त नहीं थी। तभी अक्षय कुछ विदेशी निवेशकों के साथ होटल में दाखिल हुआ। कॉलेज यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियों को अपनी आरक्षित मेज पर बैठा देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैनेजर, 2 मिनट के अंदर इन थर्ड क्लास मेहमानों को होटल से बाहर निकालो, वरना। अक्षय की कड़कती आवाज सुनकर निधि और शालिनी की आंखें नम हो गई। भगवान करे तुम्हें सीधे रास्ते पर आने की सद्बुद्धि मिले, घमंडी अमीरजादे। संजना मन ही मन बुदबुदाई। वह अपनी जमा पूंजी से पहली बार किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने आई थी। बाद में जब अक्षय ने संजना का छोड़ा हुआ एक नोट पढ़ा तो उसके सख्त चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। 5 स्टार होटल में कदम रखते हुए संजना ने मजे से अपने लंबे बालों की चोटी को कंधों पर डाला, कंधे उचकाए और अपनी आंखें घुमाते हुए अंदर आई। ये सच था कि वो जिंदगी में पहली बार किसी इतने शानदार होटल में खाना खाने गई थी, वो भी निधि और शालिनी के साथ। इस एक दिन के लिए वो पिछले कितने महीनों से पैसे इकट्ठे कर रही थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ उसी को था। यार, ये तो बहुत बड़ा है, हमारी औकात से बाहर लग रहा है। चलो किसी और जगह पर चलकर खा लेते हैं। शालिनी ने धीरे से संजना के कंधे पर झुकते हुए कहा। संजना ने पूरी शान और बेपरवाही से अपने बालों की एक लट को कान के पीछे किया और बोली, बिल्कुल नहीं। जब अपनी जेब गर्म है ना, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। वो उन दोनों का हाथ थामकर सीधे अंदर बढ़ गई। चारों ओर बड़े बड़े चेहरे दिखाई दे रहे थे जिन पर घमंड साफ झलक रहा था। बहुत सुंदर और महंगे कपड़े पहने लोग, इधर उधर दौड़ते वेटर, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आलीशान महल में आ गई हों। जिंदगी में केवल एक बार संजना के पापा उसे 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लाए थे, जब वो बहुत छोटी थी, और अब वो खुद निधि और शालिनी के साथ यहाँ आई थी। एक बहुत ही शानदार मेज के पास से गुजरते हुए वो धड़ाम से कुर्सी खींचकर बैठ गई। यही जगह सबसे बेस्ट है, कितना सुकून है यहाँ। हमेशा की तरह अपने चुलबुले अंदाज में कुर्सी की बैक से टिक कर बैठते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़े। उसकी ये हरकतें देखकर ना चाहते हुए भी निधि और शालिनी को भी वहां बैठना ही पड़ा। कम से कम किसी से पूछ तो लेती। वे दोनों वास्तव में पहली बार इतने बड़े होटल में आकर काफी घबरा रही थी, जबकि उनके विपरीत संजना बिल्कुल रिलैक्स बैठी थी। फिर उसने उंगली के पास खड़े एक वेटर को अपनी ओर आने का इशारा किया। यह समाज का कड़वा सच था कि जब तक शरीर पर ब्रांडेड कपड़े और पर्सनालिटी में पैसे की चमक न हो, तब तक आसपास के लोग भाव नहीं देते। वेटर ने एक बिजी सी निगाह उन पर डाली और फिर उनके पास आ गया। इससे पहले कि संजना कुछ कहती, वेटर ने सीधे अपनी बात रखी। आप प्लीज किसी और टेबल पर शिफ्ट हो जाइए, ये मेज अक्षय खुराना के लिए आरक्षित है। संजना ने पूरी बेपरवाही से अपनी दोनों कोहनियां मेज पर टिकाई और अपनी हथेलियों का कप बनाकर अपनी ठुड्डी के नीचे सजा लिया। क्यों, क्या अक्षय खुराना साहब आपको डॉलर में पेमेंट करने वाले हैं? हमारे पास भी भारत के असली रुपए हैं। अपनी आदत के अनुसार बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए वो मानो वेटर को अपने तर्कों से चुप कराने पर तुली थी, जबकि वेटर अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं मैम। वे इस शहर के सबसे प्रसिद्ध और पावरफुल बिजनेसमैन हैं। आपका यहाँ बैठना उन्हें एक आंख नहीं भाएगा। वेटर अक्षय के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था, इसीलिए केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने इतनी लंबी सफाई दी थी। परंतु संजना पर इस बात का रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। निधि, जो स्वभाव से बहुत डरपोक थी, इस समय डर के मारे कांप रही थी। अगर खुद अक्षय खुराना ने आकर तुमसे कह दिया तो? संजना के तेवर में कुछ ऐसा था कि वेटर भी एक पल के लिए ठिठक गया। अगले ही पल उसने फिर से समझाने की कोशिश की। प्लीज मैम, स्थिति को समझने की कोशिश करें। लेकिन अब तक संजना उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए मेन्यू कार्ड उठा चुकी थी। हाँ, इससे पहले कि मैं आपकी बात समझने की कोशिश करूं, आप मेरा ऑर्डर लीजिए।
ताकि आपके उन महान अच्छे खुराना के आने से पहले मैं यहाँ से खाकर चली जाऊँ। जिद करना तो कोई संजना से सीखता, आज तक उसने जो भी जिद की अपने चुलबुले अंदाज में उसे पूरा करके ही दम लिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज की ये जिद उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। आज वो जिस इंसान से पंगा लेने का सोच रही थी वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया को हिलाने का दम रखता था। लेकिन इस पल के लिए ये सब संजना के लिए केवल एक खेल था। वेटर को मजबूर होकर चुपचाप उनका ऑर्डर लेना ही पड़ा। कुछ ही देर के बाद खाना सर्व कर दिया गया। खाना परोसने के बाद वेटर जैसे ही पीछे हटने लगा, संजना ने उसे दोबारा आवाज दी, सुनो, हमारे जाने के बाद अगर वो अच्छे खुराना कुछ कहे तो उन्हें बता देना कि हम लड़कियां अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ खाना खाने आई थी, किसी के एहसान पर नहीं। और हाँ, उनकी इस रिजर्व टेबल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वेटर कुछ पल हैरान होकर उसे देखता रहा और फिर अपना सिर झटकते हुए आगे बढ़ गया। होटल के कर्मचारी अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए थे। वे पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले 20 मिनट के अंदर आने वाला शख्स इस पूरे होटल में तबाही मचाने वाला है। उधर संजना बड़े मजे से अपने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए निधि और शालिनी के साथ बातचीत में पूरी तरह मगन थी। कुछ देर पहले का सारा डर अब गायब हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली सी बहस थी, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन तभी मेन दरवाजे से अंदर आया। जाने कितने लोगों ने मुड़कर उसे देखा। हमेशा की तरह दमदार और आकर्षक व्यक्तित्व, साथ चलते हुए 2 गार्ड्स और उसकी विदेशी निवेशक। महंगे कपड़े और पैसों का रसूख उसकी चाल से साफ झलक रहा था। तीखे नयन नक्श, चमकती आंखें और नाक पर बैठा हुआ घमंड, वो किसी को भी मात दे सकता था। वो अच्छे खुराना था। उसके आते ही होटल के मैनेजर को खुद उसके स्वागत के लिए आगे भागना पड़ा। लेकिन मेज से कुछ ही कदमों की दूरी पर इन सबको रुकना पड़ा। मैनेजर ने शर्मिंदगी भरी नजरों से पलटकर अक्षय को देखा। इस वक्त मैनेजर का अपना गला सूख रहा था। उसका अपना स्टाफ इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, उसे अंदाजा नहीं था। अक्षय की तीखी और कड़क नजरों का दबाव महसूस करते हुए मैनेजर को फौरन दूसरी मेज की तरफ मुड़ना पड़ा। क्या मैं इस बात का मतलब समझ सकता हूँ मिस्टर शर्मा? अक्षय ने बेहद गंभीर और भारी आवाज में मैनेजर को टोकते हुए पूछा। मेहमानों को दूसरी मेज पर बैठाने के बाद अक्षय इसी बात के लिए रुका था। ये बात उसके अहंकार पर चोट की तरह लगी थी कि कुछ साधारण लड़कियां उसकी रिजर्व मेज पर बैठी थी, जिनके बारे में पीछे खड़ा उसका सहायक नितिन मैनेजर को बता रहा था। और अक्षय ने सुन लिया था। अक्षय के सामने देखकर मैनेजर अच्छा खासा घबरा गया। मैं बहुत माफी चाहता हूँ सर, लेकिन उस लड़की की जबरदस्ती जिद और बहस की वजह से ऐसी चूक हुई। आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अच्छे भला ऐसा इंसान था जो आगे के लिए गुंजाइश छोड़ दे? हरगिज नहीं। उसे जो चाहिए था वो अभी चाहिए था। वो किसी भी काम में टाल मटोल बर्दाश्त नहीं करता था। वहां खाना खाती हुई लड़कियां भी इस आने वाले शख्स की तरफ ध्यान दे चुकी थी। निधि और शालिनी का तो खाना ही गले में अटक गया। वह समझ चुकी थी कि ये वही खतरनाक बिजनेसमैन है जिसकी मेज पर वे बैठी हैं, जबकि उनके सामने बैठी संजना निहायत इत्मीनान से खा रही थी। तभी अक्षय ने पलटते हुए तीखी और घूरती नजरों से संजना को देखा। उसकी घूरती नजरों में इतना घमंड और गुस्सा था कि मैनेजर को खुद उनकी मेज तक दौड़कर आना पड़ा। आप लोग अभी जा सकती हैं, मेज को तुरंत खाली कर दीजिए। मैनेजर का लहजा बेहद ठंडा और सख्त था। मैनेजर ने वेटर से कहा, इनके सामने रखा खाना हटा लो और दोबारा ये लड़कियां यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। यह किसी बहुत बड़े अपमान से कम नहीं था। निधि और शालिनी तो फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जबकि संजना पूरे रौब से मैनेजर की आंखों में देख रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? संजना की आवाज हॉल में गूंजी। अक्षय कहने को तो अपने निवेशकों के साथ बातचीत दिखाने का नाटक कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर खड़ी संजना की कड़क आवाज उसके कानों तक बखूबी पहुंच रही थी। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो उसके अपने घर के लिए होंगे। पैसे वालों के तलवे चाटने वाले हो तुम सब लोग, जिनके अंदर का इंसान मर चुका है। संजना ने मैनेजर को सुनाया। आसपास के कुछ लोग मुड़कर उन्हें देखने लगे।
मैनेजर ने बात को लंबा नहीं होने दिया और वहां से पलट गया, जबकि उन्हें बाहर जाने का इशारा कर दिया। अपमान के इस एहसास से संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आंखों में आंसू भर आए वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक रुककर उसने पीछे कदम बढ़ाए। निधि और शालिनी उसे रोकती रह गई, लेकिन अगले ही पल वो अच्छे खुराना के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई। अच्छे ने मुड़कर घमंड से इस साधारण सी लड़की को देखा, जो दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी। हजम नहीं हुआ आपसे कि जिंदगी में पहली बार अगर कोई अच्छा खाना खा रहा है तो उसे शांति से खाने दे। आप जैसे अमीरजादों का पेट भरने के लिए सब कुछ कम पड़ जाएगा, पर दूसरों का हक मारना बंद नहीं होगा। ये तो अच्छा था कि विदेशी मेहमान उसकी हिंदी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, वरना अच्छे का पारा और बढ़ जाता। इस वक्त भी अच्छे ने हल्का सा मुस्कुराते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो लड़की अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी कर रही थी। अक्षय के गले से एक हल्की सी घुर्राहट निकली। पहली बार उसकी ऐसी खतरनाक आवाज सुनकर संजना 2 कदम पीछे हुई। उसने एक बार फिर उसकी आंखों में देखा और बोली, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा ये खाना। सिक्योरिटी फौरन आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे उसे हाथ लगाते संजना तेजी से बाहर निकल गई। उधर अच्छे खुराना का गुस्से से बुरा हाल था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक आम लड़की उसे सबके सामने इतना कुछ सुनाकर चली जाएगी। वो लड़की जिसकी उसके सामने कोई हैसियत नहीं थी, उसका मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, लेकिन अपनी मीटिंग के लिए उसने खुद को संभाला। लेकिन जितने घंटे भी वो वहां रहा, उसके दिमाग में लगातार यही बात चलती रही। बड़बड़ाती हुई संजना अपने घर पहुंच गई। वो हरगिज नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। कभी कभार इंसान जल्दबाजी में वो सब कुछ कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। शाम तक वो इस बात को पूरी तरह भूल चुकी थी। घर में आज स्वादिष्ट बिरयानी बनी थी और यहाँ भी एक छोटी सी दावत का माहौल था। इसीलिए दिन का झटका भुलाकर वो मजे से बिरयानी खाते हुए अपने मंगेतर रोहन को ये पूरा किस्सा सुना रही थी। रोहन उसके भैया के बचपन के पक्के दोस्त का छोटा भाई था, जिसके साथ 3 साल पहले संजना की सगाई तय हुई थी। संजना की मां के गुजर जाने के बाद से उसके भैया विकास और भाभी शीला ही उसका पूरा ख्याल रखते थे। भैया विकास उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए भाभी को बिना चाहते हुए संजना की हर बात माननी पड़ती थी। इस समय संजना के चेहरे पर एक चुलबुली मुस्कान थी। रोहन ने हमेशा की तरह उसे चमकती हुई आंखों से देखा। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि तुम मेरी शेरनी हो, उसने आंख दबाकर संजना को चिढ़ाया। संजना ने शर्माने के बजाय रोहन को आंखें दिखाई। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे किसी दिन पूरा लंच कराओ। रोहन ने मुस्कुराते हुए बिरयानी का चम्मच मुंह में रखा। ठीक है मैडम, लेकिन आप जानती हैं कि मैं एक सीधा साधा नौकरी पेशा आदमी हूँ, उतना अमीर नहीं। इसके लिए तो मुझे फिर उसी अच्छे खुराना को ढूंढना पड़ेगा। जाने अनजाने में वे इस समय उस शख्स की चर्चा कर रहे थे जो उनकी जिंदगियों में भूचाल लाने वाला था। संजना का कॉलेज का अंतिम सेमेस्टर पूरा होते ही दोनों की शादी की पूरी योजना बन चुकी थी। उधर रात के समय अच्छे खुराना के दिमाग में वो लड़की बुरी तरह घर कर चुकी थी। आधी रात को अपने लैपटॉप पर संजना का पूरा बायोडेटा निकालकर बेहद सुलगती और खतरनाक नजरों से देख रहा था। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा अच्छे खुराना के रास्ते में आना। तुम जानती भी नहीं हो कि मैं जरा सी भी बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्षय के हाथ में सुलगती हुई सिगरेट अब उसकी उंगली को छू रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। एक बर्फीली मुस्कान के साथ उसने लैपटॉप बंद कर दिया। अगले दिन का सूरज अपने साथ एक बड़ा तूफान लेकर आने वाला था। सुबह संजना हमेशा की तरह कॉलेज के लिए तैयार हुई। मुस्कुराकर सबको अलविदा कहते हुए वो बस में सवार हुई। कॉलेज में पूरा समय अच्छे से बीता और दोपहर लगभग 2 बजे के करीब वो कैंपस से बाहर आई। आज भैया किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे, इसीलिए आज उसे लेने रोहन आने वाला था। ये कोई नई बात नहीं थी। जब भी विकास भैया नहीं होते थे, रोहन उसे लेने आ जाता था और वापसी में आइसक्रीम खिलाकर घर लाता था। संजना मुस्कुराते हुए कैंपस के बाहर रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक कुछ दूरी पर आकर एक बेहद शानदार और बड़ी काली गाड़ी रुकी। क्या रोहन तुम्हें इस बड़ी गाड़ी में लेने आया है? कल की बात का असर तो नहीं हो गया उस पर? उसकी सहेली शिखा ने उसकी तरफ झुकते हुए मजाक किया।
संजना अचंभे से उस गाड़ी को देख रही थी, तभी अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से निकलने वाले शख्स ने अपने चेहरे पर एक नकाब चढ़ा रखा था। वो तेजी से संजना की तरफ बढ़ा जब वो महज 2 कदम की दूरी पर था। संजना ने उस अजनबी की चमकती हुई आंखों में देखा, वो हक्की-बक्की रह गई। वो आंखें जानी-पहचानी थी। उस आने वाले शख्स ने झटके से एक रुमाल आगे बढ़ाया। संजना ने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा बचाना चाहा, लेकिन तब तक उसने नशीली दवा से सला हुआ वो रुमाल संजना के मुंह पर जबरदस्ती दबा दिया था। अगले कुछ ही सेकंड में संजना पूरी तरह होश खोकर उसके बाजू में ढह गई। पास खड़ी शिखा को चेतावनी भरी नजरों से घूरकर वो नकाबपोश पलटा और बेहोश संजना को गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। आसपास खड़े कॉलेज के स्टूडेंट बस चीखते रह गए। गाड़ी हवा से बातें करती हुई वहां से गायब हो गई और इतने लोगों के बीच से वो संजना को उठाकर ले गया। जिस वक्त संजना को होश आया वो तब भी उसी गाड़ी में थी। गाड़ी कहाँ खड़ी थी और उसे यहाँ कौन लाया था और क्यों, वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन होश में आते ही जैसे ही उसका दिमाग पूरी तरह सक्रिय हुआ, उसने हड़बड़ाकर इधर-उधर देखा। गाड़ी में ड्राइवर के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। वो डर के मारे जोर से चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरने की कोशिश करने लगी। तभी आगे की सीट पर बैठे हुए शख्स ने पीछे पलटकर देखा और संजना उसे देखकर पूरी तरह जड़ हो गई। वो कोई और नहीं था, वही वही घमंडी बिजनेसमैन अक्षय खुराना था। आंखों पर लगे काले चश्मे के बावजूद वो उसकी नजरों को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। संजना को लगा मानो ये कोई बहुत बुरा सपना है और वो अभी आंखें खोलकर जाग जाएगी। वो डर के मारे चीखना तक भूल गई, लेकिन सामने बैठे अक्षय के होठों की मुस्कान और गहरी होती चली गई। अगर तुम चिल्लाओगी तब भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन हाँ, फिर तुम्हें ये पूरी रात मेरे साथ ही बितानी पड़ेगी। और अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी तो अगले 2 घंटों के अंदर तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत छोड़ दिया जाएगा। अक्षय के अंदाज में एक ऐसा कड़क दबाव था कि संजना बेबस हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो पूरी तरह भूल गई कि कल वो इस शख्स के सामने कितना कुछ बोल आई थी। इस समय उसे सिर्फ अपने और अपने परिवार के सम्मान की चिंता थी। सामने बैठा हुआ शख्स कितनी बड़ी हस्ती था, इसका अंदाजा उसे कल ही हो चुका था। वो उसके सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं थी। अक्षय अब पूरी तरह उसकी तरफ घूम चुका था। उसने पहली बार बहुत ध्यान से इस चुलबुली लड़की का चेहरा देखा। बड़ी-बड़ी बादामी आंखें, लंबी पलकें, कंधों तक आते घने बाल जिन्हें उसने ऊपर पोनीटेल में बांध रखा था। चेहरे पर गिरती हुई 2 लटें और गालों पर पड़ने वाले डिंपल। उसकी उम्र मुश्किल से 24 साल रही होगी। अक्षय की इन गहरी और तीखी नजरों को खुद पर महसूस करके संजना घबराहट में अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। उसकी इस बेबसी ने अक्षय के अहम को एक अजीब सी संतुष्टि दी। संजना इतनी लाचार महसूस कर रही थी कि बहुत ज्यादा डर के कारण उसकी आंखों से बस आंसू गिरने ही वाले थे, लेकिन वो उसके सामने न चीख पा रही थी और ना ही रो पा रही थी। वो लगातार गाड़ी के हैंडल को खींचकर दरवाजा खोलने का निष्फल प्रयास कर रही थी। तभी अक्षय ने गाड़ी से उतरकर संजना की तरफ का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। अक्षय को सच में किसी की परवाह नहीं थी, ना ही वो किसी से डरने वाला था। संजना ने ध्यान दिया कि इस समय उसका बैग और मोबाइल दोनों ही चीजें उसके पास नहीं थी। वो पूरी तरह असहाय होकर खड़ी थी और बहुत ज्यादा डरी हुई नजरों से उस रसूखदार इंसान को देख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाने दीजिए। अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वो आखिरकार अपनी सारी जिद छोड़ बैठी। अक्षय ने बड़ी दिलचस्प नजरों से उसे देखा, जो कल एक बिफरी हुई बिल्ली की तरह उसे काटने को दौड़ रही थी और इस समय उसके सामने इतनी लाचार और मजबूर खड़ी है। अक्षय के चेहरे पर एक रौबीली मुस्कान आ गई। संजना को मन ही मन ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने आज तक इतना आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला मर्द नहीं देखा था। हालांकि उसके दिल में रोहन की जगह थी, फिर भी सामने खड़े इस व्यक्ति का प्रभाव ऐसा था कि रास्ते से गुजरते लोग भी रुककर उसे देखने लगते थे। अक्षय ने संजना का चेहरा घुमाकर उसका रुख उसी 5 स्टार होटल की तरफ कर दिया, जहां कल वो उसे सबके सामने खरी खोटी सुनाकर गई थी। अब संजना को समझ आ चुका था कि ये शख्स किस बात का बदला लेने आया है,
किसी इतनी बड़े रसूखदार अमीर आदमी के साथ दोबारा होटल में जाना किस बात का संकेत था? वो कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो ये समझ न पाए। यही बात उसके अंदर के डर को और बढ़ा रही थी। अक्षय ने उसे अपने पास खींचते हुए उसके कान के पास झुककर बेहद धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा, एक मिडिल क्लास लड़की को एक आलीशान लंच करवाकर मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हम अमीर लोग दूसरों का हक मारकर नहीं जीते। वो वही बातें दोहरा रहा था जो संजना कल बोल कर आई थी, लेकिन दोनों की बातों में बड़ा अंतर था। कल संजना के शब्दों में गुस्सा था और आज अक्षय की आवाज में एक ऐसा खौफ था जो सामने वाले को मार दे। वो कोई मजाक नहीं कर रहा था, बस एक सीधी और ठंडी बात कह रहा था। संजना इस मगरूर अमीरजादे के सामने पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। रोते हुए सिर हिलाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी अक्षय की चेतावनी भरी नजरों ने उसके आंसुओं को थमने पर बेबस कर दिया। अब अगर तुम्हारा एक भी आंसू नीचे गिरा तो तुम्हें उतनी ही देर और मेरे साथ यहाँ रुकना पड़ेगा। बात समझ आई? उसका ये अंदाज बेहद अधिकारपूर्ण था। संजना उसकी बात समझते ही फौरन हाँ में सिर हिलाने लगी। मुस्कुराओ, अक्षय ने एक और आदेश दिया। संजना ने बहुत कठिनाई से अपने होठों को सिकोड़ा। अक्षय ने एक क्षण के लिए उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स को देखा। उसे मानना पड़ा कि जबरदस्ती की ये मुस्कान भी बेहद मासूम और सुंदर लग रही है। फिर उसका हाथ थामकर वो उसे होटल के अंदर ले गया। ये वही मेज थी जिस पर कल वो पूरे टशन में बैठी थी। उसे अपने सामने कुर्सी पर बिठाते हुए वो खुद इस तरह बैठ गया मानो सचमुच दोनों के बीच कोई गहरा संबंध हो। कुछ ही देर में वही वेटर हाजिर हुआ। अक्षय ने क्या ऑर्डर किया? संजना को कोई होश नहीं था। वो बस अपनी नजरों को झुकाए अपनी सांसें रोके ऐसी बैठी थी मानो उसमें जान ही न बची हो। कुछ ही समय में उसके सामने ढेर सारा खाना सजा दिया गया। अक्षय ने अपनी सिगरेट सुलगाई और पीछे टिक कर बैठ गया। अब ये सब कुछ तुम्हें अकेले खाना पड़ेगा, चलो शुरू हो जाओ। भगवान जाने ये कैसी अनोखी सजा थी जो इस शख्स ने तय की थी और जो संजना की जान लेने पर तुली थी। वो बुरी तरह रो पड़ी, लेकिन अक्षय बस खामोशी से उसे देखता रहा, मानो अपनी आंखों से ये जता रहा हो कि हर गिरता आंसू यहाँ रुकने का समय बढ़ा देगा। संजना को यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कल्पना कर ली कि इस समय उसके सामने कोई नहीं बैठा है और न ही आसपास से कोई उसे देख रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर खाना शुरू कर दिया। 1 2 3 निवाले और फिर वो खाती ही चली गई। जो कुछ भी उसके सामने रखा था वो उसे मुंह में डालकर निगलने लगी। अगर ये सजा थी तो वो इस सजा के लिए तैयार थी। उसे बस किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। जिंदगी में पहली बार उसके साथ इतना भयानक और अजीब हादसा हुआ था। उसकी आंखों में पानी आ रहा था, चेहरा और छोटी सी नाक गुस्से और घबराहट से पूरी तरह लाल हो चुके थे। उसने इतना अधिक खा लिया जितना उसने पहले कभी पूरे दिन में भी नहीं खाया होगा। आखिरी में पानी का गिलास पीने के बाद नैपकिन से अपना मुंह साफ करते हुए उसने नजरें उठाकर अक्षय को देखा। संजना की हालत देखकर अक्षय अचानक इस तरह हंस पड़ा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मजाक देखा हो। वो लगातार हंसता ही चला गया। ये निश्चित था कि वो पहली बार किसी बात पर इतनी शिद्दत से हंस रहा था। उसे इस तरह खुलकर हंसते देख होटल के कई लोग उनकी तरफ देखने लगे। बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत जल्दी ये काम कर दिखाया। अपनी हंसी को रोकते हुए अक्षय ने कहा। संजना फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अब मैं घर जा सकती हूँ? वो ऐसे पूछ रही थी जैसे कोई कैदी जेल का दरवाजा खुलते ही भागने का रास्ता पूछता है। उसने ना तो अपने बैग के बारे में पूछा और ना ही अपने मोबाइल के बारे में। उसे बस यहाँ से निकलना था, इस शख्स के साए से दूर जाना था। इजाजत मिलते ही वो वहां से इस तरह दौड़ी कि उसने पलटकर भी नहीं देखा। होटल के बाहर खड़ी गाड़ी के पास एक कर्मचारी के हाथ में अपना बैग देखकर वो भागती हुई इसके पास आई। अजीब लोग थे। पहले ना बैग का पता था ना मोबाइल का, और अब कोई चुपचाप वहां उसका बैग लिए खड़ा था। अपने हाथ में बैग और मोबाइल लेते ही वो तेजी से आगे बढ़ गई। पूरा रास्ता उसने बहुत शांति और सन्नाटे में काटा, मानो उस पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या था और क्यों हुआ। उधर घर में संजना के अचानक गायब होने की खबर से हड़कंप मच चुका था। भैया विकास और उसका मंगेतर रोहन बेहद परेशान थे।
उनको इस तरह बदहवास देखकर संजना की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे। इस समय वो किसी को कुछ नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने सबको दिलासा दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। रोहन फौरन उसके पीछे उसके कमरे में गया। संजना, ये सब क्या है? तुम कहाँ चली गई थी? संजना सिर झुकाए बैठी रही। रोहन ने कितनी ही बार उससे पूछा और फिर आगे बढ़कर घबराहट में उसके कंधे को पकड़कर हिला दिया। संजना ने अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए सिर उठाया। वही कल वाला आदमी मुझे जबरदस्ती खाना खिलाने लेकर चला गया था। रोहन स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। क्या ये कोई मजाक है? उसने पूछा। संजना ने रोते हुए ना में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है, बस उसने मुझे जबरन पूरा खाना खिलाया और वापस घर भेज दिया। जो कुछ हुआ था उसने सच सच बता दिया। रोहन ने गुस्से में अपने दांत पीसे और संजना का हाथ पकड़कर पूछा, और तुमने वहां खाना खा भी लिया? मैं क्या करती रोहन? मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे लगा वो मुझे मार डालेगा। संजना ने रोते हुए जीवन में पहली बार घबराहट में रोहन के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। रोहन बहुत गंभीर और गहरी सोच में डूबी नजरों से उसे देखता रह गया। जो कुछ भी हो रहा था वो बहुत अजीब था। रोहन संजना का मंगेतर था और उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात भला किसी भी स्वाभिमानी पुरुष के लिए कैसे बर्दाश्त होगी कि कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति उसकी मंगेतर पर इस तरह अपना हक जताने की कोशिश करे। रोहन के अंदर भी एक अजीब सी हलचल और कड़वाहट पैदा हो रही थी। संजना खुद अंदर ही अंदर एक अजीब सा गिल्ट महसूस कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इस घटना के कारण रोहन और उसके बीच कोई दूरियां आए, लेकिन आने वाले दिनों में वो शक्तिशाली शख्स अक्षय इस तरह गायब हुआ जैसे वो कोई बुरा सपना था। धीरे धीरे संजना उसे भूलकर दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी की तरफ मुड़ गई। लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद आज संजना का जन्मदिन था। घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेलियों को भी घर पर बुला लिया था, और रोहन तो खैर इस खुशी के मौके पर आने ही वाला था। रोहन उस पार्टी का मेन और विशेष मेहमान था। बस एक छोटा सा आयोजन हुआ जिसमें केक काटा गया। संजना ने गिफ्ट लिए और फिर देर रात तक शालिनी और निधि के साथ बातचीत की। इसके बाद रात लगभग 11 बजे के करीब वो अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ जरूरत के अनुसार सब कुछ मौजूद था। अपनी आदत के हिसाब से सोने से पहले उसने अपनी डायरी उठा ली। बाहर चांद चमक रहा था, खिड़की खुली थी और चांद की किरणें कमरे में बिखर रही थी। हल्की रोशनी में वो डायरी पर कुछ लिख रही थी कि तभी उसे एक अजीब सम्मोहक खुशबू अपने कमरे में फैलती हुई महसूस हुई। एक पल के लिए उसकी धड़कन पूरी तरह थम गई। न जाने किस एहसास के चलते उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ ही दूरी पर खड़ा मुस्कुराता हुआ वो शख्स आसमान से टूटने वाली आफत की तरह लगा। संजना का दिल धक से रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस समय उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा देखना मानो अपनी तबाही को सामने देखने के समान था। जन्मदिन मुबारक हो महोदया, अक्षय ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। भगवान, ये शख्स क्या था? एक घमंडी और सरफिरा इंसान जो जबरन उसकी जिंदगी को नरक बनाने पर तुला था। संजना पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। इस समय वो डर के मारे कांप रही थी। अगर उसे मालूम होता कि यह इंसान इस हद तक उसके पीछे पड़ जाएगा तो वो उस दिन होटल में कभी भी इससे इतनी बदजुबानी न करती। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका था, और अब वो पूरी तरह धमक के साथ उसके कमरे में उसे जन्मदिन की बधाई देने आया था। वो इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे रखता था ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन ये सब उसकी सहन शक्ति की परीक्षा जैसा था। जाइए मेरे कमरे से, संजना ने साहस बटोरकर बस यही कहा। लेकिन अक्षय मुस्कुराता हुआ अपनी छाती पर हाथ बांधे उसे देखता रहा। खाना खिलाने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता, लेकिन मैंने पहली बार किसी को देखा जो इतनी बेबाक और बिल्कुल असली है। वो उसके और निकट आ रहा था, इतना नजदीक कि एक हाथ दीवार पर टिकाते हुए वो संजना की तरफ झुका। संजना को लगा जैसे उसका दिल काम करना बंद कर देगा और वो सांस लेना भूल जाएगी। मैं किसी और की मंगेतर हूँ। अगर आप मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, मिस्टर खुराना। आज वो अपने घर में खड़ी थी। उसे लगा आज अक्षय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
लेकिन ये उसकी केवल गलतफहमी साबित हुई जब अक्षय ने झटके से उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लिया। वाह! दिलचस्प समाचार है। अपने होठों को सिकोड़ते हुए वो इस तरह अचंभित हुआ, मानो इस खबर का आनंद ले रहा हो। हालांकि वो मासूम लड़की नहीं जानती थी कि जो उसकी सालगिरह के बारे में जानता है, जो उसके कमरे का रास्ता जानता है, क्या वो ये नहीं जानता होगा कि उसकी जिंदगी में कोई और शामिल है। अक्षय ने उसकी आंखों में देखते हुए सीधे शब्दों में चेतावनी दी। अगला पूरा सप्ताह है तुम्हारे पास। जो शख्स तुम्हारा मंगेतर है उससे कहो कि तुमसे तुरंत कोर्ट मैरिज कर ले, तुम्हें कानूनी तौर पर अपना बना ले, क्योंकि अगले सप्ताह के अंतिम दिन तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। मिसेस संजना अक्षय खुराना। संजना फटी आंखों से इस अड़ियल इंसान को देखती रह गई। उसने विरोध में अपनी उंगली उठानी चाही, लेकिन अक्षय ने उसकी नाजुक उंगली को अपनी मजबूत पकड़ में दबोच लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए हल्का सा झुका। तुम्हारा उल्टा समय शुरू होता है अब। वो किसी तरह उसके सामने से गायब हो गया। संजना चीख भी नहीं पाई। वो बस जड़ खड़ी रही, जैसे उस पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। ये बेबसी की चरम सीमा थी। वो फर्श पर बैठते हुए इतनी फूट फूट कर रोई कि घुटनों पर सिर रखकर उसकी सिसकियां गूंज उठी। उसका पूरा वजूद हिल रहा था। आने वाले कल की आशंकाएं उसे गहरे भय में डाल रही थी। अगले ही पल वो दौड़कर अपने मोबाइल के पास गई और रोहन का नंबर डायल किया। उसे हर हाल में रोहन को सचेत करना था, इस संकट के बारे में बताना था। दूसरी तरफ से रोहन ने कॉल उठा ली। नींद में डूबी हुई रोहन की आवाज उसके कानों से टकराई तो संजना एक बार फिर रो पड़ी। वो इस इंसान को खोना नहीं चाहती थी जो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारा था। वो हमेशा कहती थी कि वो भावुक नहीं है, लेकिन आज जब उसे खोने की बारी आई तो उसे समझ आया कि वो रोहन के बिना नहीं रह सकती। उसका दिल चाहा कि वो एक ही पल में सब कुछ बता दे कि कैसे अक्षय उसके कमरे में आया था। लेकिन पिछली बार रोहन की आंखों में दिखी कड़वाहट उसके दिमाग में कौंधी। वो और कुछ पलों के लिए शांत हो गई। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो बोली तो रोहन ने उसकी आवाज से भांप लिया कि वो रो रही है। कहो, तुम रो क्यों रही हो संजना? रोहन की आवाज तड़प उठी। हम कल शादी कर रहे हैं या परसों? सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। 2 दिनों के अंदर तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करनी होगी। भैया को बोलो, भाभी को बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे शादी कर रहे हो। घबराहट में संजना के मुंह में जो आ रहा था वो कहती जा रही थी। दूसरी तरफ रोहन का चकित होना स्वाभाविक था। क्या तुम ठीक हो? वो बार बार पूछ रहा था, लेकिन संजना बस अपनी बात दोहराती रही। आखिरकार रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हम परसों ही कोर्ट में सब फाइनल कर लेंगे, जब तुम्हारा मन हो। लेकिन मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है। वो परेशान था, लेकिन चाहकर भी संजना कुछ नहीं बता पाई। अगले दिन रोहन ने सचमुच विकास भैया से बात कर ली। विकास भैया भी हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक हुआ क्या है। बस संजना एक ही जिद पर अड़ी थी कि उसे 2 दिनों के अंदर रोहन के साथ शादी के बंधन में बंधना है। आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी? भैया पूछ पूछ कर थक गए। रोहन बेकरार था, लेकिन वो शांत रही। आखिरी में तय हो गया कि अगली सुबह कोर्ट में शादी की तैयारियां होंगी और कल शाम वो रोहन की पत्नी बन जाएगी। इस फैसले से एक सुकून संजना के अंदर फैल गया। उसका भाई उस पर विश्वास करता था और रोहन उससे अगाध प्यार करता था। उसे लगा कि वो इस तरह उस सरफिरे अच्छे खुराना को आसानी से मात दे देगी। उसने सोच लिया था कि एक बार वो रोहन की पत्नी बन जाए, फिर वो अक्षय पर कानूनी केस करेगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अक्षय का जाल कहाँ तक फैल चुका है। अगले दिन सुबह सुबह कोर्ट में बेहद सादगी से शादी की कागजी प्रक्रिया शुरू हुई। कोई बाहरी मेहमान नहीं था, बस परिवार के कुछ बेहद करीबी लोग थे। दोपहर लगभग 11 बजे का समय था। संजना अपने कमरे में तैयार हो रही थी और हाथों पर शगुन की मेहंदी लगवा रही थी। तभी रोहन कमरे में आया। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना थी। उसने अंदर आकर संजना के मेहंदी लगे हाथों को थाम लिया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ संजना। रोहन की आंखों में बड़ी खुशी थी। उसने अपनी जेब से एक लेटर निकालकर संजना के हाथों में रख दिया। देश की सबसे बड़ी कारपोरेट कंपनी से मुझे सीधे ऊंचे पद के लिए जॉब ऑफर आया है। तुम जानती हो सैलरी क्या है? 2.5 लाख रुपए महीना।
रोहन इस तरह उत्साहित था मानो पागल हो जाएगा, जबकि संजना शॉक्ड होकर उसकी आंखों में देख रही थी। रोहन ने आगे कहा, सिर्फ 2 महीने के अंदर कंपनी मुझे सीधे विदेश भेज देगी। हमारा भविष्य पूरी तरह उज्जवल है। वो बड़े अजीब एहसास से रोहन की इस खुशी को देख रही थी। तभी रोहन ने उसके हाथ थामकर कहा, लेकिन कंपनी की एक बहुत बड़ी शर्त है। कौन सी शर्त? संजना का दिल जोर से धड़का। मुझे अपनी शादी कुछ समय के लिए टालनी होगी। कंपनी की शर्त है कि प्रोबेशन और विदेश जाने तक कैंडिडेट पूरी तरह सिंगल होना चाहिए। वो किसी भी वैवाहिक या पारिवारिक बंधन में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम तब तक मेरा इंतजार कर सकती हो ना संजना? ये मेरे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। संजना पूरी तरह सुन्न होकर रोहन को देखती रह गई। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता रोहन। आज हमारी शादी है। उसने झटके से अपने हाथ उसकी पकड़ से खींच लिए। रोहन ने आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजना। तुम मेरी मंगेतर हो। शादी के बिना भी तुम सिर्फ मेरी हो। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं, हम दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे। ये मौका हाथ से चला गया तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रोहन जैसे उस पैकेज और करियर के पीछे अंधा हो चुका था। संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे कुआं था और पीछे खाई। अगर वो इस समय रोहन से दूर होती तो अक्षय खुराना उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर अक्षय ने कहा था कि वो उसे अपनी पत्नी बनाएगा, तो वो इस हद तक जा सकता था। उसे हर हाल में रोहन का साथ चाहिए था। देखो, ये चांस सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट के लिए ही है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। रोहन ने अपना पक्ष रखा। संजना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या तुम इस नौकरी के लिए मुझे इस मोड़ पर अकेला छोड़ दोगे? उसने फिर सवाल किया। रोहन ने दोबारा उसके हाथ थामे। हरगिज नहीं। तुम हमेशा मेरी मंगेतर रहोगी, लेकिन मुझे अस्थायी रूप से इस शादी के फैसले को अभी रोकना पड़ेगा। संजना की सांसें गले में अटक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान उसके लिए सारी दुनिया छोड़ने की कस्में खाता था, वो एक सैलरी पैकेज के लिए उसे इस तरह रास्ते में छोड़ देगा। उसने रोहन से बहुत मिन्नतें की, लेकिन रोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा और कोर्ट की कार्यवाही बीच में ही रुकवाकर वहां से निकल गया। उसने घर पर भी किसी को सच नहीं बताया। शाम को घर पर जो कुछ मेहमान आने थे वे आ चुके थे। संजना पेस्टल कलर के बेहद खूबसूरत लहंगे में तैयार होकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद थी कि रोहन जरूर आएगा। वो करियर के लिए उसे इस तरह पूरी दुनिया के सामने अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद थी कि रोहन जरूर आएगा। वो करियर के लिए उसे इस तरह पूरी दुनिया के सामने अकेला नहीं छोड़ सकता। संजना को नहीं पता था कि आज उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है या उसकी बेकरारी को कोई नया किनारा मिलने वाला है। शीला, कॉल करो, किधर है रोहन के माता पिता? रोहन से कहो जल्दी आए, समय निकला जा रहा है। विकास भैया परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रहे थे। शाम ढल चुकी थी, लेकिन अभी तक रोहन का कोई अता पता नहीं था। तय समय के अनुसार रस्में बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। संजना बस चुपचाप बैठी अपने हाथों की मेहंदी को देखती रही। सबने कहा था कि वो आज के इस खास जोड़े में बेहद हसीन लग रही है, लेकिन उसे खुद ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। निधि और शालिनी हमेशा की तरह उसके पास बैठी थी, उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संजना की आंखों का खालीपन दूर होने का नाम नहीं ले रहा था। 1 से 2 घंटे बीते, 2 से 3 घंटे, और फिर मेहमानों के बीच कानाफूसी होने लगी। जो बात पहले दबी जुबान से कही जा रही थी, अब वो सबके सामने सच बनकर खड़ी थी। क्या हुआ, लड़का नहीं आया? सुना है किसी बड़े रसूखदार अमीर ने उसे गायब करवा दिया। ऐसी ही बातें चारों तरफ फैल रही थी। संजना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस कांपते हाथों से लगातार रोहन का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन नंबर लगातार बंद आ रहा था। भाभी शीला के पास भी अब कोई बहाना नहीं बचा था। वो खुद नहीं जानती थी कि उनका छोटा भाई रोहन इस महत्वपूर्ण शाम को कहाँ गायब हो गया। होने वाली पत्नी तैयार बैठी थी और वो अपनी हर कसम हर वादे से मुकर गया। बहुत प्रयासों के बाद संजना ने मोबाइल अपनी गोद में रख दिया, अपने हाथों से अपनी आंखों को ढका और फूट फूट कर रो पड़ी। ठीक उसी समय उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने कांपती उंगलियों से फोन उठाया।
स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने तुरंत हरा बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया। रोहन, तुम कहाँ हो? ये क्या तरीका है? प्लीज़ जल्दी आओ, वो रोते हुए चिल्लाई। लेकिन दूसरी तरफ से केवल एक ठंडी खामोशी उभर रही थी, जो उसके अंदर की घबराहट को और बढ़ा रही थी। रोहन, संजना ने इस बार बेहद कमज़ोर आवाज़ में पुकारा। तभी दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ने उसे पूरी तरह सुन्न कर दिया। अक्षय खुराना बोल रहा हूँ। मैं पूरी तरह तैयार बैठा हूँ संजना। मुझे बस तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। बकवास बंद करो तुम घटिया इंसान, संजना चीख पड़ी। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने कहा था कि तुम रास्ते से हट जाओगे। अगर मैं रोहन से नाता जोड़ रही हूँ, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। नीच इंसान। उसने आसपास बैठे रिश्तेदारों या मेहमानों की कोई परवाह नहीं की। वो बस गुस्से में चिल्ला रही थी और सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। मैं आज भी अपने वादे पर कायम हूँ। अगर वो तुमसे रिश्ता निभाने आता तो मैं चुपचाप अपने कदम पीछे हटा लेता। लेकिन वो नहीं आया। अक्षय ने शांति से कहा और फोन काट दिया। और ऐसा ही हुआ। पूरी रात बीत गई लेकिन रोहन नहीं आया। संजना बस वैसे ही दुल्हन के लिबास में बैठी रह गई। सुबह होते होते रिश्तेदार एक एक करके घर से विदा हो गए। विकास भैया का सम्मान समाज में तार-तार हो चुका था। लोगों ने 100 तरह की बातें बनाई, संजना के चरित्र पर उँगलियां उठाई, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि रोहन के अंदर के लालच ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि उसने अपने करियर के पैकेज के लिए अपनी मंगेतर को इस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया। किसी को ये भनक तक नहीं थी कि ये पूरी बिसात कहाँ से बिछाई गई है। अगले ही दिन अक्षय खुराना पूरे रौब और सुरक्षा कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ संजना के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अक्षय खुराना खुद रिश्ता लेकर आया था तो इतनी भव्यता तो स्वाभाविक थी। विकास भैया हैरान और परेशान थे, जबकि संजना कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसे लग रहा था कि अक्षय उसे अपनी जिद का निशाना बनाना चाहता है। अक्षय ने बाहर विकास भैया से क्या बात की कोई नहीं जानता, लेकिन जब भैया विकास संजना के पास उसकी सहमति लेने आए तो उन्होंने बस इतना ही कहा, संजना, अक्षय खुराना तुमसे इसी सप्ताह शादी करना चाहते हैं। संजना के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। रात से रो रो कर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। चीख चीख कर उसने अपनी आवाज का गला घोट दिया था। अंततः विकास भैया ने अक्षय को अपनी सहमति दे दी, क्योंकि वे पूरी जिंदगी अपनी बहन को इस तरह समाज के तानों के बीच घर पर नहीं बिठा सकते थे। और ठीक 2 दिनों के बाद अक्षय खुराना पूरी भव्यता के साथ बारात लेकर आया। वो संजना को पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाने आया था। रस्मों से कुछ समय पहले संजना एक बार फिर नए जोड़े में तैयार बैठी थी। आज वो हमेशा के लिए इस शख्स के साथ जाने वाली थी। उसने सिर उठाकर देखा, कमरे में इस समय कोई नहीं था। अचानक दरवाजा खुला और रोहन अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर पछतावा था। संजना, क्या तुम मेरा थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी? रोहन ने आगे बढ़कर कहा। संजना ने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर रोहन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इंतजार कर सकती थी रोहन, अगर तुम मेरे साथ खड़े होकर पूरी दुनिया को बताते कि तुम मुझे समय देकर जा रहे हो, इस तरह पीठ दिखाकर, भागकर और मुंह छुपाकर नहीं। संजना ने उस दिन रोहन के प्रति अपने बचे कुचे सम्मान को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद वो पूरे स्वाभिमान के साथ अक्षय के बगल में जाकर बैठ गई। अक्षय ने पल भर में संजना को समाज की नजरों में अत्यंत सम्मानित बना दिया। उसने इस साधारण सी लड़की पर बेशुमार दौलत न्यौछावर कर दी और पूरे गौरव के साथ उसे विदा कराकर अपनी आलीशान हवेली ले आया। खुराना हवेली में कदम रखते ही संजना को लगा मानो वो किसी भव्य महल में आ गई हो। इस महल की मालकिन के रूप में उसका स्वागत हुआ। महंगे कपड़ों और आभूषणों की चमक देखने लायक थी। हवेली में कर्मचारियों के अलावा केवल एक ही मुख्य सदस्य थी, अक्षय की माताजी, जो व्हील चेयर पर थी। पैरालिसिस के कारण उनका आधा शरीर शिथिल हो चुका था। उन्होंने अपनी चमकती आंखों से अपनी नई बहू को देखा। अक्षय के प्रति अपने गुस्से को एक तरफ रखकर संजना ने झुककर उनके पैर छुए। माताजी ने मुस्कुराकर अपने बेटे के इस चयन की भरपूर सराहना की। पीछे खड़ा अक्षय ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि संजना उससे नाराज है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये नाराजगी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है और ना ही वो इसे टिकने देगा।
कुछ ही समय बाद संजना को अक्षय के कमरे में भेज दिया गया। संजना ने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी बहस से शुरू हुई जिद का अंत इस मोड़ पर आकर होगा। उसने हमेशा रोहन को अपने जीवन साथी के रूप में देखा था, लेकिन सच यही था कि रोहन अब उसकी नजरों से पूरी तरह गिर चुका था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मर्द चंद रुपए और नौकरी के लिए अपनी मंगेतर को इस तरह छोड़ सकता है। जो एक बार छोड़ सकता है वो जीवन भर छोड़ सकता था। वो कमरे में चुपचाप बैठी थी, तभी अक्षय कमरे में दाखिल हुआ। उसके आते ही एक सम्मोहित करने वाली खुशबू कमरे में बिखर गई। वो संजना के बेहद नजदीक आकर बैठ गया। उसकी सांसों की गर्माहट महसूस करते हुए अक्षय ने नरमी से झुककर संजना की ठुड्डी को अपने हाथ में लिया और उसका चेहरा अपने करीब किया। संजना की कांपती पलकों को देखकर उसके अंदर की भावनाएं तेज हो रही थी। आखिरकार मैंने तुम्हें पा ही लिया, अक्षय ने अपनी आदत के अनुसार बेहद धीमी और कड़क आवाज में कहा। संजना ने अपनी आंखें खोली और सीधे उसके चेहरे को देखा। हाँ, जैसे मैं कोई खिलौना थी, आपके सामने ना कोई रोने धोने की बिसात थी, ना किसी को पुकारने का हक। वो शिकायत कर रही थी। अक्षय उसकी इस शिकायत को शांत भाव से सुन रहा था। उसने कहा, जैसे सब कुछ तुम्हारे वश में नहीं था। बिल्कुल उसी तरह ये सब मेरे वश में भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे उस मंगेतर के रास्ते से हट गया था। मैंने उसे 2 रास्ते दिए थे कि वो जो चाहे चुन ले। अगर वो तुम्हारी वफादारी को चुनता और उस नौकरी को ठुकरा देता, तो ये अक्षय खुराना का वादा था कि मैं दोबारा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। संजना अचंभे से उसे देखती रह गई। वो अभी भी उसकी बात की गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि अक्षय ने रोहन को आजमाने के लिए वो ऑफर खुद भिजवाया था। अक्षय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चाई यह है कि मैं तुमसे आकर्षित हूँ। जिंदगी में मैंने धन दौलत से प्रभावित न होने वाला अगर कोई व्यक्तित्व देखा जिसमें मुझसे आंखें मिलाकर बात करने का साहस था, तो वो सिर्फ तुम थी, और अब तुम मेरे लिए बेहद खास हो। संजना को अभी भी इस रसूखदार इंसान पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था, जो उसके बहुत करीब आकर उसके नजदीक आ चुका था। अक्षय बुरी तरह अपनी भावनाओं में बह चुका था, जबकि संजना ने घबराहट में अक्षय की शर्ट को अपनी उंगलियों में दबोच लिया। उसे सच में डर लग रहा था, लेकिन अक्षय उसे बेहद संवेदनशीलता और कोमलता से छू रहा था, जैसे वो गुलाब का कोई नाजुक फूल हो। वो जरा सी सख्त पकड़ से मुरझा जाएगा। वो रात उन दोनों की जिंदगी की एक नई और अटूट शुरुआत बन गई। अगली सुबह जब संजना की आंखें खुली, वो खुद को अक्षय की बाहों में पाकर एक अजीब सी शांति महसूस कर रही थी। अक्षय के जीवन की ये सबसे खूबसूरत सुबह थी। दोपहर के समय विकास भैया और भाभी शीला उनके घर आए। अक्षय विकास भैया के साथ बेहद सम्मान और अपनेपन से पेश आ रहा था। उसने पूरे परिवार को अत्यधिक आदर दिया। संजना अभी भी थोड़ी शांत थी, हालांकि वो मन ही मन अक्षय को अपना पति स्वीकार करने लगी थी। फिर भी इस शख्स के अचानक लिए गए फैसलों पर उसका भरोसा पूरी तरह जमने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक था। कुछ ही दिनों बाद खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कारपोरेट ऑफिस में भारी हलचल मची हुई थी। कंपनी के मालिक अक्षय खुराना पूरे 3 सप्ताह के अवकाश के बाद अपनी कंपनी का कार्यभार संभालने आ रहे थे। ऐसे में अक्षय के सख्त अनुशासन और गुस्से से हर कोई बचना चाहता था। एक बेहद शानदार काली गाड़ी से उतरते हुए अक्षय ने अपने चश्मे के पीछे छिपी आंखों से अपने नए जीवन की शुरुआत को देखा और फिर पलटकर अपनी पत्नी संजना को निहारा। लेयर्स में कटे हुए उसके बाल पीठ पर बिखरे थे। हाई हील्स और एक मॉडर्न इंडो वेस्टर्न लॉन्ग सूट के साथ उसने बेहद शालीन मेकअप किया हुआ था। उसके चेहरे पर अब एक गहरा इत्मीनान था। अक्षय ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से संजना का हाथ थाम लिया। जैसे ही वो दोनों ऑफिस के अंदर पहुंचे, पूरा स्टाफ उनका स्वागत करने के लिए बेताब खड़ा था। अक्षय कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, जो बिजनेस की दुनिया पर राज करता था। उन पर फूलों की वर्षा की गई, महंगे गिफ्ट दिए गए। अक्षय मुस्कुराकर सबकी बधाइयां स्वीकार कर रहा था। तभी उसके साथ पूरे आत्मविश्वास से कदम मिलाती हुई संजना ने अपना सिर उठाया। अचानक हॉल के एक कोने में उसे एक शख्स बिल्कुल जड़ खड़ा हुआ दिखाई दिया। संजना को लगा मानो वो उसकी आंखों का कोई भ्रम है, लेकिन नहीं, वो सच्चाई थी।
वो कोने में कोई और नहीं बल्कि रोहन खड़ा था, जो अब उसी अक्षय खुराना की कंपनी में एक आम कर्मचारी बनकर काम कर रहा था। संजना ने एक गहरी सांस ली और अपने हमसफर अक्षय के साथ कदम से कदम मिलाकर गर्व से सीढ़ियां चढ़ती चली गई। संजना की नजरें उसी लड़की पर टिकी थी जिसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो हॉल के एक कोने में इस तरह बेजान खड़ा था मानो उसके अंदर का आत्मविश्वास ही खत्म हो चुका हो। तभी उसके पास से गुजरते हुए उसके बड़े बॉस यानी अक्षय खुराना ने रुककर उसे एक तीखी नजर से देखा। रोहन अपनी नजरें चुराते हुए तुरंत सिर झुका गया। अक्षय उसे उलझन भरी नजरों से देख रहा था, फिर केवल सामान्य दिखने का नाटक कर रहा था। ये समझना कठिन था, लेकिन रोहन सिर झुकाए खड़ा था। वो बहुत बुरी तरह घबरा चुका था। नमस्कार सर, मैं रोहन शर्मा। उसने खुद को संभालते हुए परिचय देना चाहा। वो कोई सपना नहीं था, वो एक कड़वी सच्चाई थी। उस दिन रोहन को अपने सामने खेले गए पूरे खेल की गहराई का एहसास हुआ। खेल खेलने वाले ने इतनी चालाकी और निपुणता से चाल चली थी कि किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी थी। नमस्कार मिस्टर रोहन, अक्षय ने अपनी गहरी और आकर्षक मुस्कान के साथ उसके अभिवादन का उत्तर दिया। फिर उसने पलटकर पूरे स्टाफ की तरफ देखा। यह है मिसेस संजना अक्षय खुराना। वो पूरे गर्व के साथ संजना का परिचय करवा रहा था, जबकि उसका एक हाथ संजना के कंधे पर टिका था। संजना बस बिना पलक झपकाए इस प्रभावशाली और संभ्रांत पुरुष को देख रही थी। वो सोच रही थी कि ना जाने कब, कहाँ और किस तरह ये व्यक्ति उसके भाग्य में लिख दिया गया था। पूरी कहानी अब उसके सामने साफ हो चुकी थी। रोहन को अचानक मिला वो बड़ा जॉब ऑफर, वो भारी सैलरी पैकेज और फिर ये पूरी परिस्थिति। अक्षय के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। मैंने उसके सामने 2 रास्ते रख दिए थे। अगर वो थोड़ा भी तुम्हारे प्रति ईमानदार होता, तो शायद मैं रास्ते से हट जाता, लेकिन वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए एक बार छोड़ सकता है, वो तुम्हें भविष्य में 1000 बार छोड़ने की हिम्मत कर सकता है। उस शाम घर लौटकर संजना ने अक्षय के मजबूत कंधे पर अपना सिर रख दिया। आपने रोहन को वो जॉब ऑफर खुद भिजवाया था, सिर्फ इसीलिए कि वो रास्ते से हट जाए। अक्षय ने हल्का सा मुस्कुराकर संजना के माथे को चूमा। नहीं संजना, बल्कि इसलिए ताकि वो खुद किसी एक चीज को चुन ले। मैं देखना चाहता था कि उसके लिए तुम्हारा स्थान ऊपर है या धन दौलत का। संजना चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। अक्षय ने आगे बढ़कर एक बार फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। संजना, जब मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ था तब मुझे लगा था कि मैं 2 लोगों के बीच आ रहा हूँ, लेकिन भरोसा करो मैं तीसरा इंसान नहीं था। जो तीसरा था वो अपने लालच के कारण खुद ही बाहर निकल गया। संजना की आंखों में अब हल्के से आंसू चमक रहे थे। क्या तुम रोहन को चाहती हो अब भी? उसने दोबारा पूछा। संजना ने शांत रहकर अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, यह गलत है। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरा अपनी तरफ घुमाया। क्या तुम मुझसे लगाव रखने लगी हो? वो सीधे सवाल पर एक बार फिर चकित होकर उसे देखने लगी और फिर शर्माते हुए ना में सिर हिला दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जिंदगी में अक्षय खुराना से बहुत ज्यादा लगाव हो जाए? वो एक बार फिर पूछ रहा था। इस बार उसने हाँ में सिर हिलाया। हो सकता है, अगर मुझे लगा कि अक्षय खुराना इस लगाव के लायक है और वो मेरे पूरे समर्पण को संभाल सकते हैं। इस समय वो नहीं जानती थी कि आने वाला हर एक पल उसे ये एहसास कराएगा कि अक्षय उसके लिए कितना सही जीवन साथी है। कभी-कभी हमारे फैसलों से गलती हो जाती है। हम घबराहट में किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लेते हैं जो शुरुआत में हमें अपने लिए सबसे अच्छा लगता है, लेकिन परीक्षा का समय आने पर वो व्यक्ति हमारा साथ छोड़कर इस तरह दूर भागता है मानो हम किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। स्विट्जरलैंड की बर्फीली हवाओं ने संजना को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न विंटर कोट को अपने कंधों पर डाले वो खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ का आनंद ले रही थी। पिछले 2 हफ्ते से वे दोनों यहाँ थे। संजना को लगने लगा था मानो उसका हर अधूरा सपना अब पूरा हो चुका है। उसकी भावनाओं को एक नया और सुंदर आधार मिल चुका था। अचानक अक्षय ने पीछे से आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब खींचा और वो झटके से उसकी चौड़ी छाती में जा लगी। कभी तो मुझे अपने सपनों की दुनिया में रहने दिया कीजिए, संजना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए शिकायत की।
अक्षय ने उसके चेहरे के करीब आते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। जब तुम्हारे सपनों की सच्चाई तुम्हारे सामने खड़ी है तो फिर उस काल्पनिक दुनिया में खोए रहने का क्या मतलब? वो पूरी सहजता से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मेरा यहाँ से वापस जाने का मन नहीं करता। संजना ने बात को घुमाने की कोशिश की। अक्षय ने थोड़ा झुककर उसके कान के पास फुसफुसाया। हाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें मेरा अतिरिक्त समय और ध्यान मिल रहा है। इस रसूखदार इंसान के इस बेबाक अंदाज पर वो हमेशा की तरह झेप गई। आप बहुत नटखट हैं। संजना इस समय केवल अपनी शर्म और संकोच को छुपाने के लिए उसके कंधे पर अपनी कोमल मुट्ठी से हल्का सा मारते हुए बोली। अक्षय खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो जब हंसता था तो संजना उसकी आवाज के जादू में इस तरह खो जाती थी मानो आसपास का पूरा माहौल किसी सुंदर सम्मोहन में बिखर गया हो। जब वो उसे इस तरह एकटक देखती रह गई तब अक्षय ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और प्यार से उसे चूम लिया। किसी दिन अपनी नजरों से मुझे घायल मत कर देना महोदया। अभी तो तुम मुझसे केवल प्रभावित हो। जिस दिन तुम्हें मुझसे गहरा लगाव हो जाएगा उस दिन तो तुम अपनी आंखों से ही मेरा काम तमाम कर दोगी। अक्षय ने मजाक किया। संजना ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर सिर टिका दिया, जो इस समय उसके लिए संसार की सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी जगह थी। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये सचमुच व्यक्ति सम्मान और समर्पण के लायक है। जो रिश्तों की पूरी निष्ठा से निभाना जानता है, वो उसे समाज में वो ऊंचा स्थान और गौरव दे सकता था जिसकी वो हकदार थी। अब संजना के लिए भी जरूरी था कि वो इस व्यक्ति को पूरी तरह अपना ले और अपनी भावनाओं को स्वीकार करे। अक्षय के इस अत्यधिक अपनेपन और निकटता के बीच संजना ने थोड़ा सा पीछे हटते हुए गहरी सांस ली। इस बात पर थोड़ा सा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए अक्षय ने उसके गालों को छू लिया। ये तो गलत बात है मिसेस खुराना। आप इस तरह पूरी निष्ठा से चाहने वाले पति को खुद से दूर करना गलत है। अक्षय ने मजाक किया। और अगर पति अपनी पत्नी को इस तरह लगातार तंग करे तो क्या वो गलत नहीं है? संजना ने भी तुरंत बराबरी से उत्तर दिया। अच्छा बताइए, मैंने तुम्हें कहाँ तंग किया? वो अब पूरी सहजता से उसके चेहरे को देखकर उसे और अधिक शर्माने पर मजबूर कर रहा था। अब सीधे सीधे मत बनिए। मेरा मन करता है कि पूरी दुनिया को आपकी नटखट हरकतों के बारे में बता दूं। संजना ने मुंह फुलाते हुए कहा और फिर मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई। फिर तो ऐसा करते हैं, हमारे बेडरूम में एक कैमरा लगवा देते हैं। जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ थोड़ा रोमांस करेगा तो तुम सारी दुनिया को उसका लाइव टेलीकास्ट दिखा देना। अक्षय ने अपनी उसी बेबाकी से कहा, जिससे संजना का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अक्षय उसे बेहद लगाव रखता था और उसे अपनी भावनाएं जताना बखूबी आता था। उसकी यही बातें संजना को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी, क्योंकि सुंदर जीवन इसी का नाम है। कभी कभी जिंदगी का रास्ता बदल कर देखना चाहिए। हो सकता है कि जिंदगी आपके लिए नए और बड़े दरवाजे खोलने के लिए उत्सुक खड़ी हो। कभी कभी अपनी बनाई हुई पुरानी सीमाओं से बाहर निकल कर देखना चाहिए। बाहर का संसार बहुत बड़ा है और यदि इंसान सकारात्मक कोशिश करे तो वहाँ हर समस्या का सबसे अच्छा समाधान मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।